हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम रोजाना आपके लिए एक मॉडल पेपर दे रहे हैं जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है। और इसी द्वारा मैंने भी तैयारी की थी जिसमें आपकी एसआई की पोस्ट ली जा चुकी है। ठीक है, तो आप इसी तरह आप तैयारी करोगे तो आपके जीके जीएस के आपको जो 50 नंबर के आपकी जीके जीएस कवर कराऊंगा तो मैं आपको यहीं से कवर कराने वाला हूं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। जब तक मैं क्लास देता रहूं आप लेते रहिएगा, और जो मैं एक्सप्लेन कराता हूं ना आपको, तो उनको एक कॉपी में नोट करते हुए जाना। जो आपको नया दिखे उसे कॉपी में नोट करना, और पुराना है तो वो तो आपका रिवीजन चल ही रहा है। ठीक है, जब ऐसे करोगे आप तो जीएस में कोई आपको परास्त करने वाला नहीं है। तो चलिएगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लो। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। फिर बोलोगे कि सर हमें पता ही नहीं चला। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था। देखो, इसके बारे में अगर बात कर ली जाए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था कि जो सुधार अधिनियम आया था, ये आया था आपका 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। और इसमें ये कहा गया था इसमें कि भारतीय, इसमें एक भारतीय भी होगा। और भारतीय के बारे में अगर नाम आ जाए कि उसका नाम क्या था जो भारतीय थे इसमें, तो मैंने आपको कल क्या नाम बताया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो नोट कर लेना यहाँ पर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हो जाएंगे। ये आपके पहले भारतीय थे, इनमें भाग लिया था इन्होंने। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर डी 1919 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी समय आपके वायसराय कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि इसी समय आपके वायसराय कौन थे, तो नोट करते जाना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। तो मिंटो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? मिंटो थे इस टाइम पर आपके वायसराय। ठीक है। अच्छा, सचिव के बारे में बात कर ली जाए कि सचिव कौन थे इस समय के? सचिव के बारे में तो सचिव हो जाएंगे आपके कौन? जॉन मार्ले हो जाएंगे। जॉन मार्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग क्वेश्चन आपका बनता है। और इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें आपका क्या हुआ था कि जिसमें आपकी जो विधान परिषद का विस्तार किया गया और इसमें 60 सीटें कर दी गई उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सब भाई बहन को साथ में लेकर चलेंगे, कोई भाई पीछे ना रहे। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह में से एक है? देखो, अगर बंदरगाह के बारे में बात आ जाए तो देखो, आपका चेन्नई का है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है चेन्नई। और ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। और यही आपका सबसे पुराना बंदरगाह है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना, तो सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा सबसे पुराना। देखो, अब चेन्नई में आपके कौन कौन सा है? जैसे बात की जाए तमिलनाडु के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपके कौन कौन से पड़ते हैं, तो एक नोट कर लेना। देखो, एक तो पड़ता है आपका कौन सा? एलोर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? एक तो एलोर बंदरगाह पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो वो तूतीकोरिन। कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन। तो ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पर पड़ते हैं? ये दोनों के दोनों आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। अच्छा, पाराद्वीप बंदरगाह आपका ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो भैया हमारा उड़ीसा में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये तो हमारा उड़ीसा में पड़ता है। और विशाखापट्टनम ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और बात की जाए कांडला के बारे में बात आ जाए कि कांडला बंदरगाह है ये हमारा कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर पड़ता है? तो कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भाई? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, गुजरात में अब ये कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी क्या है? पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी तट पर है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। और इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसको भैया जैसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वारीय बंदरगाह। बंदरगाह। तो ये आपको नोट कर लेना है, जितना भी मैं आपको कवर कराता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन से ज़्यादा फंसेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कार्य करने के कितने चरण में किया गया था? सबसे पहले आपका इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? सर्वप्रथम जनगणना के बारे में बताओ भाई। सर्वप्रथम जनगणना आपकी कब हुई? तो आपका आंसर आना चाहिए, सर्वप्रथम जनगणना हुई थी आपकी 1872 में। और किसका शासनकाल चल रहा था? तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल चल रहा था।
और संपूर्ण जनगणना के बारे में पूछा जाए कि संपूर्ण जनगणना है आपकी ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो संपूर्ण जनगणना हुई थी आपकी 1881 में। और ये कैसी थी, ये भैया आपकी नियमित थी। कैसी थी, नियमित रूप से। आपसे पूछा जाए कि नियमित रूप से, तो 1881 में। और शासनकाल के बारे में बात की जाए कि शासनकाल किसका था, तो भैया रिपन का, लॉर्ड रिपन का। रिपन का क्या चल रहा था, तो शासनकाल चल रहा था। अच्छा, जनगणना से आपके क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, देखो जनगणना को नोट कर लेना। जनगणना आपके कितने वर्ष बाद होती है, गणना, ठीक है, कितने वर्ष बाद होती है जनगणना, तो आपकी 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे पूछा जाए जनगणना के बारे में कि भैया जनगणना के बारे में कि जनगणना के आयुक्त कौन थे 2011 के, आयुक्त 2011 के कौन थे भैया, जनगणना आयुक्त 2011 के कौन थे, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा सी चंद्रमौली। कौन हो जाएंगे, सी चंद्रमौली थे 2011 की जनगणना के आयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अच्छा, इसमें ही एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपकी जनगणना होती है, क्या होती है, जनगणना होती है, जनगणना को कौन करवाता है भाई, इस जनगणना को कौन करवाता है, तो वो करवाता है आपका गृह मंत्रालय करवाता है। कौन करवाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए गृह मंत्रालय करवाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 20 का राइट आंसर है। 2 चरणों में हुई थी, कितने चरणों में, 2 चरणों में, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। इतना क्लियर है जितना मैंने आपको बताया है। अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि वार्षिक वृद्धि दर 2011 की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी, वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर क्या थी 2011 की जनगणना की, तो आपका आंसर आना चाहिए वार्षिक वृद्धि दर के बारे में, तो वो हो जाएगी आपकी 1.64%। और बात की जाए दशकीय वृद्धि दर, दशकीय क्या, जो आपकी दशकीय वृद्धि दर क्या थी भाई, वृद्धि दर क्या हो जाएगी, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, फिर हमारा आंसर आना चाहिए भैया आपका 17.7%, 17.7%, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी, और दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। चलो अगला क्वेश्चन है NIA। NIA का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आतंकवाद को खत्म करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में, डी में दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना के बारे में नोट कर लेना 2008 में, तो भाई इसकी स्थापना की गई थी। कब, 2008 में तो स्थापना की गई थी। अगर इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष वर्तमान कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके श्री सदानंद। कौन हो जाएंगे भाई, श्री सदानंद वसंत दांते, वसंत दांते, तो ये आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है जितना मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। अगर आपके समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए जीएस की क्लास में, क्योंकि जीएस आपका कवर करेगा और सिलेक्शन पर भी निर्भर करेगा आपका जीएस। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश का, तो वो है आपका किस में भैया, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुरी, लखीमपुर खीरी। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें हम कि भैया इसकी स्थापना है किसकी, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना तो 1977 में की गई थी। कब की गई थी इसकी, 1977 में की गई थी। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करते जाना भाई। 10 रुपये की एक कॉपी ले लो आप, हैं, और उस कॉपी में आप जितने भी मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, आपको नया दिखता है कि ये सर ने नया बताया है, तो नए को तो कॉपी में नोट कर लो, और जो पुराना है उसका तो आपका रिविजन चल रहा है, तो जिससे आपकी क्या है, जीएस बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, जिसे हम यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कहते हैं, किस वर्ष की गई थी, ठीक है। ये आपका दिया गया ना, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब है उत्तर प्रदेश वित्त निगम के बारे में बात हो रही है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें कि इसमें पूछा गया है कि इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1954 में, वर्ष 1954 में।
तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? यूपीएफसी का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय पड़ता है आपका कानपुर में, इसका मुख्यालय पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में इसका मुख्यालय पड़ता है। ये क्या काम करता है? ये पैसे देता है भाई। पैसे किसको देता है? ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश में। उद्योगों के विकास के लिए पैसे देता है। अब आपसे पूछा जाए यूपीएफसी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं? यूपीएफसी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? नोट कर लेना। क्षेत्रीय कार्यालय भी पूछा गया था आपका, ठीक है, क्योंकि आपका कोई भी पॉइंट अलग नहीं होना चाहिए, अलग नहीं जाना चाहिए कि हमारी क्लास से। तो पहला हो जाएगा आपका कानपुर, दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा हो जाएगा हमारा लखनऊ। कौन सा है दूसरा? दूसरा लखनऊ है। तीसरे को नोट कर लेना कि तीसरा कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा, तो गाजियाबाद हो जाएगा। गाजियाबाद तीसरा हो जाएगा। और चौथे के बारे में बात करें तो चौथा कौन सा क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रयागराज। और प्रयागराज किसका नया नाम है? तो इलाहाबाद का नया नाम है, और इसी को संगम नगरी कहते हैं, क्योंकि 3 नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो प्रयागराज में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट आपकी भली भांति अच्छी तरह से आपकी निहारी जाती हैं, प्यार दिया जाता है। भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे हम फीमा, कब पारित किया गया था? ये आपसे पूछा गया भाई, ये कब पारित किया गया था? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1999 में पारित किया गया था। देखो, अब बात की जाए इसने कार्य कब शुरू किया था, किसने? फेरा। अब फेरा, पहले सबसे पहले फेरा को समझो। किसको समझो? फेरा को, कि फेरा ने कार्य कब शुरू किया था? तो इससे पहले आपका फेरा आया था 1973 में, लेकिन इसमें थोड़ी कमी की वजह से इसको समाप्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि समाप्त किसने किया था? तो अटल जी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, क्योंकि अटल जी उस टाइम पर कौन थे? तो पीएम थे भारत के, ठीक है। अटल जी द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद में आपका क्या है? ये आपका फेरा के बारे में नोट कर लेना। हमारा जो फेरा है, फेरा हमारा लागू कब हुआ था? फेमा के बारे में बाद में बताएंगे, पहले फेरा को नोट कर लेना, क्योंकि फेमा से पहले फेरा आया था। तो ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1974 में, 1974 में आया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसमें आपकी कमी आ गई, इसमें थोड़ी कमी थी, और कमी को ख़त्म करने के लिए इसके स्थान पर दूसरा लाया गया था। वो लाया था आपका फेमा, फेमा लाया गया था। और फेमा की स्थापना होती है आपकी, कब आया था ये? आपका 1999 में आया था। किसके द्वारा लाए थे भैया? अटल जी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, अटल जी द्वारा लाए गए थे इसको, ठीक है। अच्छा, फेरा के बारे में नोट कर लेना भैया, लागू कब हुआ था? फेमा, फेमा है, फेमा हमारा लागू कब हुआ था? फेमा लागू, तो ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये लागू हुआ था आपका 1 जून 2000 को, 1 जून 2000 को। किसके द्वारा? अटल जी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उस टाइम पर आपके भारत के प्रधानमंत्री थे आपके। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में छपना चाहिए, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद को मापता है? जीडीपी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? जीडीपी के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसे हम एससीओ बोलते हैं, सीएसओ। क्या बोला जाता है भाई? क्या बोलते हैं इसे? सीएसओ बोला जाता है, सीएसओ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं भारतीय रिजर्व बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। ये भी लगे हाथ ले लेना, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, 2000, 1 मिनट रुको, 2015 में। क्योंकि नीति आयोग को भैया किससे बनाया गया था? योजना आयोग से, योजना आयोग से बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ये योजना आयोग है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कोई बताएगा भाई? किसी को याद है योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो योजना आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है हमारी कब? तो इसकी 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना। अच्छा, इसके बाद में भैया किसके द्वारा स्थापना की गई थी? नेहरू द्वारा, नेहरू जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। अच्छा, नीति आयोग के बारे में मुझे बताओ, पॉइंट निकलता है आपका। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ, या फिर बात की जाए सीईओ के बारे में बात की जाए तो वो हो जाएंगे आपके वीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे, सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बारे में नीति आयोग के बारे में एक पॉइंट और निकलता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं?
नीति आयोग के कौन उपाध्यक्ष के बारे में, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे आपके कौन भैया, सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, नीति आयोग की अगर बात की जाए कि भैया अध्यक्ष कौन है, यहाँ नोट कर लेना, अध्यक्ष तो पता है ना अध्यक्ष के बारे में सबको, बिल्कुल पता है सर, पीएम होते हैं। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में ये नोट कर लेना, जैसे बात की जाए भाई इसके बारे में, एससीओ के बारे में, क्योंकि जीडीपी की गणना करता है। और एससीओ किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपकी एक एसबीआई है, स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक की स्थापना होती है भैया कब, 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना होती है। और स्टेट बैंक का जब मुख्यालय के बारे में बात की जाए कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका मुंबई में। एक एक पॉइंट को क्लियर कराकर चल रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा भैया। ठीक है, बाद में मत बोलना कि सर आपने जीएस क्वेश्चन बेहतरीन शानदार कराई थी लेकिन हमने ये अच्छी तरह से समझा नहीं। अच्छा, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रबंधन गतिविधियों के समन्वयन के लिए केंद्र में निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा एक नोडल मंत्रालय है। मैंने जिस तरह से एसआई में तैयारी की थी, इस तरह से आपको तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो आपको नई चीज़ दिख रही है उससे 10 रुपये की कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी में नोट कीजिएगा नई चीज़ को, और जो पुरानी चल रही है आपके लिए उसका तो रिवीजन आपके लिए चल ही रहा है। और जब उन दोनों को कवर करोगे आप, तो जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं रहेगा। अच्छा, आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपका सूखा है, सूखा आपका कृषि मंत्रालय से संबंधित है। किससे, कृषि मंत्रालय से संबंधित है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कृषि मंत्रालय सूखे के लिए जिम्मेदार है, और सूखे को छोड़कर सभी आपके किसके अधीन आते हैं, तो एनडीएमए के अधीन आते हैं। अब एनडीएमए क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, जो कि आपका कब आया था, 2005 में आया था। कब आया था भाई, ये 2005 में आया था। और इसी के द्वारा आपकी एनडीएमए की स्थापना की गई थी। अब एनडीएमए में बार बार क्यों बता रहा हूं, तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, अधिनियम। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष के बारे में बात की जाए कि अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इनके, तो पीएम होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इस टाइम पर कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी आपके हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंटों को इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, तो डाउट को क्लियर कर कर चलना आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या, हम्पी नृत्य किसके बारे में बात हो रही है, हम्पी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, ये आपको बताना है। देखो, उत्सव के बारे में बात आ जाए तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना, गुजरात के कौन कौन से हैं, गुजरात के, तो गुजरात का एक तो हो जाएगा आपका गरबा हो जाएगा, गुजरात का कौन सा है, गरबा हो जाएगा। रास के बारे में बात करेंगे, रास आपका गुजरात का है। और टिप्पणी डांडिया को नोट कर लेना, डांडिया भी आपका किसका है भैया, गुजरात का है। अच्छा, मैं कर्नाटक की तरफ बढ़ता हूँ कि कर्नाटक का कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना कर्नाटक के बारे में। तो इसमें आपका इंपोर्टेंट हो जाता है आपका यक्षगान, कर्नाटक का कौन सा, यक्षगान हो जाएगा। कुल्लू के बारे में बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा। यहीं पर कुल्लू कुनिथा, कौन सा है, कुल्लू कुनिथा, तो ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, कुल्लू कुनिथा, ये आपके कर्नाटक के हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता हूँ, किसकी तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र का कौन सा है भाई, महाराष्ट्र का एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा लावड़ी, कौन सा है, लावड़ी हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका कोली नृत्य, एक हो जाएगा आपका कोली नृत्य। तो ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है हम्पी नृत्य। तो हम्पी नृत्य तो आपको पता है, तो ये हम्पी कहाँ का है, तो ये हमारा तो भैया कर्नाटक का पड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सर आपने उड़ीसा का नहीं बताया, लीजिए भैया लिखो, उड़ीसा का भी लिखो, दलजाई, उड़ीसा का कौन सा है, दलजाई हो जाएगा। और एक आपकी कौन सा हो जाएगा, गातीपुआ, तो ये कहाँ के हैं, तो ये उड़ीसा के हैं। ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में किसी को पता है, उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है, किसको पता है भाई उत्तर प्रदेश के नाटकों के बारे में, नृत्य के बारे में। देखो, रासलीला, क्या हो जाएगा, रासलीला। नौटंकी के बारे में नोट कर लेना, नौटंकी, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं आपका कोई भी पॉइंट छूटने नहीं दूंगा जिससे आपका एग्जाम में न छपे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है,
तो वो है आपकी कहाँ पर भैया, पुणे में है। और पुणे आपको पता है कि पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करूँ कि राष्ट्रीय विकास विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर आना चाहिए 1952 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1952 में। जीएस के क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए। चलो, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, क्योंकि सभी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग को तो लेकर साथ में चलते हैं, लेकिन कमजोरी होती है उनकी जीएस। जीएस को स्किप करके चलते हैं कि जीएस में स्कोर बनाना बहुत टेढ़ी खीर है। यही मेरे साथ में हुआ था, लेकिन मैंने अपनी तैयारी इस तरह से की थी, जैसे आप कोई नया कोई टॉप पॉइंट आ रहा है मेरे सामने, तो मैं उसको कॉपी में नोट किया था, और जो वो तो अब उसका रिवीजन मेरा चल ही रहा है। नए पॉइंट को फिर मैंने याद किया, जिससे मेरे जीएस के मतलब 50 में से मेरे 48 क्वेश्चन सही थे। 50 में से 48 क्वेश्चन, ये बहुत मायने रखता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं। देखो, अब राष्ट्रपति को नोट कर लेना किस तरह करता है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और उस राष्ट्र के, जिस राज्य के भैया क्या है न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है, उस राज्यपाल से सलाह लेकर करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, क्या है? उच्च न्यायालय, तो इससे क्वेश्चन आपका एक बनेगा। उच्च न्यायालय देश में कितने हैं? कितने हैं उच्च न्यायालय? तो ये 25 हैं। और 25वां कौन सा है? 25वां कौन सा हो जाएगा? 25 है वैसे, और 25वां हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना आपका 25वां हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2019 में। 1 जनवरी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा है? पहला उच्च न्यायालय, पहला उच्च न्यायालय, इसलिए मैं आपको साफ साफ लिखा रहा हूं जिससे आप नोट्स बनाते हुए चलें। पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला उच्च न्यायालय पर आपका आंसर आना चाहिए इलाहाबाद वाला है। इलाहाबाद। अब इलाहाबाद वाले की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी नोट कर लेना, 11 जून 1866 में। ठीक है। चलो, और बात की जाए जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश शपथ समक्ष किसके लेते हैं, तो राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि वर्धमान महावीर किस वंश। अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन स्टूडेंटों ने गलती की थी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर भी इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंटों ने गड़बड़ की थी, मतलब गड़बड़ी की थी कि इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो लगाएं क्या। बहुतों ने शाक्य लगाया था और बहुतों ने बौद्ध धर्म लगाया था। देखो, बौद्ध धर्म तो आपका इसमें दिया नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए जैन त्रिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्धमान का जन्म कहां पर हुआ था, वर्धमान का जन्म के बारे में पूछा जाए कि वर्धमान का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका वैशाली के कुंडग्राम के पास। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट आपका इसमें यह बनेगा कि इनकी माता का नाम क्या है। माता का नाम किसी को पता है भाई, इनकी माता का क्या नाम है? नहीं पता तो नोट करो, त्रिशला। क्या है इनकी माता का नाम? त्रिशला। और नोट कर लेना, ये त्रिशला आपकी किस वंश की थी, इनकी माता किस वंश की थी, तो माता थी आपकी भैया कौन सी? लिच्छवी। कौन सा हो जाएगा? लिच्छवी वंश की हो जाएंगी। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया वर्धमान की? मृत्यु को नोट कर लेना, वर्धमान की मृत्यु। तो मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में मृत्यु हुई थी। और इनको ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था? ज्ञान प्राप्ति, मैं आपको पॉइंट सभी को नोट करा रहा हूं जिससे आपको कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो ज्ञान प्राप्ति कहां पर होती है इनकी? इनकी ज्ञान प्राप्ति होती है आपकी कहां पर भैया? जम्बिका ग्राम में। जम्बिका, यहां पर नोट कर लेना, 1 मिनट रुको। जम्बिका ग्राम। आपको क्या है कि नोट कराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको वो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। जम्बिका ग्राम और कहां पर है भैया ये आपका? रेजुपालिका नदी के किनारे, रेजुपालिका नदी तट पर के किनारे है ये। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट बनेगा इसमें आपके भैया, जैसे 23वें तीर्थकर कौन थे भाई? 23वें तीर्थकर जैन धर्म के, जैन धर्म के, चलो इनका बताओ। 23वें, तो 23वें हो जाएंगे आपके कौन से? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन से हैं? तो 23वें आपके पार्श्वनाथ हैं। और बात की जाए 24वें कौन से हैं? 24वें तीर्थकर आपके जैन धर्म के, तो आपके महावीर।
कौन हो जाएंगे भैया? महावीर हो जाएंगे। कौन है? तो महावीर हैं, महावीर स्वामी हो जाएंगे 24वें। और पहले के बारे में बात करेंगे, प्रथम कौन हो जाएंगे? प्रथम, तो प्रथम हो जाएंगे आपके कौन भैया? ऋषभदेव, ऋषभदेव। क्योंकि आपको पता है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जब जीएस की क्लास लेते हैं ना, तो जीएस की क्लास के साथ आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों की तरफ भागते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें। लेकिन भैया पेपर क्वेश्चनों से नहीं आता है, जो एक्सप्लेन कराते हैं ना, एक्सप्लेनों से आपके वो क्वेश्चन पसते हैं। और एक्सप्लेन आपको कॉपी में नोट कर लेना है, जो एक्सप्लेन ज़्यादा मिल जाएगा वही आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहीं पर नोट कर लेना, जो आपका नदी के तट पर आपका एक वृक्ष पाया जाता है, एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम क्या था जिस पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल का वृक्ष था, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की और लोटों के सुधार आंदोलन का नारा था। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति था, लेकिन वो जो समाज है उस समाज से किससे संबंधित था। देखो, देव समाज के बारे में नोट कर लेना कि देव समाज की स्थापना हुई थी आपकी 16 फरवरी को। कब? 16 फरवरी 1887 में। किसके द्वारा की गई थी भैया इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी आपके पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो सबको पता है 1828 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। और यहीं पर नोट कर लेना, जैसे अगर राजा राम की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ? राजा राम की तरफ चलते हैं, तो राजा राम मोहन राय की तरफ, तो ये नोट कर लेना, इनके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य हैं। देखो, पहला हो जाएगा इनका कब? 1829 के बारे में नोट कर लेना, सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने, सती प्रथा का अंत। 1814 के बारे में नोट कर लेना, 1814 में ये आपके क्या हुए थे? आकर बसे थे। और 1815, तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, 1815 में इन्होंने क्या किया था? तो भैया आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और बात करेंगे प्रार्थना समाज की तरफ चलते हैं कि भैया प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज को लगे हाथों ले लीजिएगा भैया। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग। और कब की थी? तो ये भी आपको नोट कर लेना, ये की थी भैया इन्होंने कब? 31 मार्च 1867 में, 31 मार्च 1867 में किसकी स्थापना हो गई भैया? तो ये स्थापना हुई थी आपकी किसकी? प्रार्थना समाज की हुई थी। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें कि भैया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य समाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज। अब आर्य समाज को नोट कर लेना, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में। किसके द्वारा की थी भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो भैया बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत ये क्वेश्चन तो आपके रग रग में बसा हुआ है। एप्पल कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? और आपको पता है कि जब आप नौकरी से लग जाओगे तो सबसे पहले आप एप्पल का ही मोबाइल रखोगे भाई, है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए टिम कुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एप्पल कंपनी की स्थापना के बारे में बात की जाए कि एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 अप्रैल 1976 में। कब? 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में नोट कर लेना भैया इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता है ना, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन है भाई? एप्पल कंपनी के संस्थापक, ये तो कौन हो गए? वर्तमान सीईओ हो गए। लेकिन संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हो जाएंगे, एक तो व्यक्ति था आपका स्टीव जॉब्स और दूसरा व्यक्ति कौन सा था? तो दूसरा व्यक्ति था आपका स्टीव वॉल्जनिएक। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर कर चलना और नोट करते हुए चलना, ठीक है। कि किस राज्य की कपड़ा मिल कला अजरक, अजरक कहाँ की भैया, जो आपकी कच्छ, कहाँ पर, कच्छ, और कच्छ कहाँ पर पड़ता है, जीटी मतलब गुजरात में पड़ता है। तो ये तो सीधा सीधा निकल गया भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बात की जाए कि वर्ली कहाँ की है भैया, वर्ली, तो वर्ली पड़ती है आपकी कहाँ की, महाराष्ट्र की, एमएच की, महाराष्ट्र की है, ठीक है। अच्छा, मंदमा के बारे में बात करें कि मंदमा आपकी चित्रकला कहाँ की है, तो मंदमा चित्रकला आपकी एमपी की पड़ती है। नोट करते जाना, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। इसमें बात करेंगे मधुबनी के बारे में कि हमारी जो मधुबनी है, मधुबनी कहाँ की है, तो मधुबनी पड़ती है आपकी कहाँ की, बिहार की है। कहाँ की मधुबनी, बिहार की है। और नोट कर लेना, जैसे और नोट करा दें, चिकनकारी के बारे में बात करें, चिकनकारी, चिकनकारी को सबको पता है ना, तो ये तो भैया आपका लखनऊ, कहाँ पर, लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे फाड़ के बारे में बात करें, फाड़ चित्रकला, फाड़ चित्रकला ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भैया, ये आपके राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। देखो बहुत स्टूडेंटों को डाउट रहता है कि सर इसकी पीडीएफ, भैया क्लास लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी, और दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख संगठन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। देखो क्वेश्चन अलग है, अब गलती मत करना, आप पहले दे रखा है उसने 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी सीधा नहीं बोला तत्वबोधिनी की तरफ, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। और सिविल सेवा के पहले व्यक्ति थे आपके, और इन्होंने कब स्थापना की थी, 1839 में, 1839 में स्थापना की थी। कहां पर की थी, तो इन्होंने की थी भैया आपकी कलकत्ता में, कलकत्ता में की थी। अच्छा, आपको यह पता है कि केशव चंद्र सेन के बारे में किसी को पता है क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने किया था 1870 में, क्या किया था केशव चंद्र सेन ने, 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना, भारतीय सुधार संघ की स्थापना, संघ की स्थापना ये किसने की थी, तो ये की थी आपके केशव चंद्र सेन ने की थी, ठीक है। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नोट कर लेना, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में, कब, 1856 में इन्होंने क्या किया था, तो नोट करना, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंटों ने यही आंसर माना होगा आपके माइंड में, तो ये नहीं है, ये अधिनियम ये पारित हुआ था आपका 1856 में, और ये आपका संबंधित है किससे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लें, तो इसका आंसर तो बिल्कुल हमारा सी जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया थे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अब सोशल मीडिया देखो, ट्विटर तो है, इंस्टाग्राम भी है आपका, फेसबुक भी है, रील देखते हो ना, हाँ बहुत ज़्यादा रील देखते हो आप, मुझे पता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, पेटीएम। पेटीएम नहीं है, पेटीएम क्या है, पेटीएम आपका भुगतान प्रणाली है, क्या है, भुगतान प्रणाली है, जो पैसा लेन देन होता है आपका पेटीएम से होता है। और बात करेंगे भैया इसकी स्थापना कब हुई थी पेटीएम की, पेटीएम की स्थापना के बारे में बताओ। चलो भैया पेटीएम की स्थापना कब हो जाती है, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 2010 में, किसके द्वारा की गई थी, तो वो की थी आपकी विजय शेखर शर्मा के द्वारा, विजय शेखर शर्मा द्वारा पेटीएम की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आपके अलग अलग भी इनके बारे में बता दो सर, ट्विटर के बारे में नोट कर लेना कि ट्विटर की स्थापना 2006 में, कब, 2006 में किसके द्वारा की गई, तो ये भी नोट कर लेना, ये की गई थी आपके जोक डोगरी, क्या है, हाँ जोक डोरानी है, क्या हो जाएगा, जोक डोरानी, जोक डोरानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी आपकी 2010 में, और इसके संस्थापक कौन है, तो वो जाएंगे आपके केविन, केविन कौन है भाई, केविन सिस्ट्राम, सिस्ट्राम द्वारा। और हमारा फेसबुक, तो फेसबुक को आपको पता है ना कि 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक हो जाएंगे आपके मार्क जुकर,
मार्क जुकरबर्ग द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेटीएम आपका भुगतान प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीडीएफ दी जाएगी, डोंट वरी, दिक्कत ना लीजिएगा आप। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है? हुगली नदी के बारे में बात हो रही है। तो हुगली नदी पर आपका शहर है वो आपका कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता। और हुगली नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी गंगा नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगा नदी से। और गंगा नदी की अगर मैं लंबाई के बारे में बात करूं, लेंथ के बारे में बात करूं, तो 2525 है। 2525 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी है ये आपकी, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है तो नोट कर लेना। जैसे कानपुर के बारे में बात करें, कानपुर, वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। प्रयागराज के बारे में बात करेंगे, प्रयागराज। उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ से तो इसका निकलती है। और बात करेंगे जैसे भैया क्या है, एक आपका वाराणसी, प्रयागराज, आपका हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या है, ये सभी के सभी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और गंगा नदी के किनारे आपका एक तट है, जैसे बात करें बंदरगाह, कलकत्ता, कलकत्ता बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक है, तो ये आपको नोट हो जाएगा। अच्छा, कटक आपको पता है, कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे, महानदी पर बसा हुआ है आपका। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय भाषा के बारे में बात हो रही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। और मैसूर को आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैसूर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर मैं पूछूं भैया इसकी केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट करना भाई, इसकी स्थापना के बारे में नोट कर लेना। इसकी स्थापना होती है आपकी 1969 में। कब? 1969 में स्थापना होती है। आपको पता है जब राजभाषा के बारे में बात आ गई है, राजभाषाएं कितनी है भाई हमारी? 22 हैं। कितनी हैं? 22 हैं। और 22 के बारे में नोट कर लेना। जैसे अगर शास्त्रीय भाषा के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, कि भैया हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो वो हमारी 6 हैं। और बात की जाए जो हमारी मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? तो भैया 14 भाषाएं हो जाएंगी। कितनी? 14 भाषा। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमारे जो देवनागरी के बारे में बात की जाए कि हमारी हिंदी आधिकारिक भाषा कौन से आर्टिकल के तहत है, तो 343 अनुच्छेद है। 343 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगर शास्त्रीय नृत्य, देखो भाषा और शास्त्रीय नृत्य अलग अलग हैं। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं और शास्त्रीय भाषाएं आपकी 6 हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे आपके फजल अली, फजल अली। और ये आपका कब आया था? ये आया था आपका 1953 में। कब आया था? 1953 में आया था। देखो नोट कर लेना। इस आयोग के और भी सदस्य थे, जैसे हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे कौन भैया, जैसे बात की जाए एम के पाणिकर, एम के एक कुंजरू हो जाएंगे और हो जाएंगे आपके एम के पाणिकर। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसलिए हम हर संभव प्रयास करते हैं आपका। ये रिपोर्ट कब आई थी? नोट करना, रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट आई थी इसकी 1955 में। रिपोर्ट 1955 में आ गई। लेकिन पुनर्राज्य अधिनियम कब आया था? पुनर्राज्य अधिनियम, राज्य अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1956 में। और इसी के द्वारा कि भैया प्रथम राज्य कौन सा बना था? प्रथम राज्य किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा है? वो हो जाएगा आपका एपी, मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब बना था? ये बना था भाई आपका 1 अक्टूबर 1953 में। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश।
और इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया था। इसका क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था, पुनर्गठन। ये किया गया था इनका भैया 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ था। आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य भाषा के आधार पर, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? एपी मतलब आंध्र प्रदेश आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी नहीं है? पड़ोसी देशों की, देखो थिम्पू के बारे में तो आपको पता है कि थिम्पू किसकी है? भूटान की है, भूटान की। और भूटान की मुद्रा तो रुपया हो जाएगी, भूटान की मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगी। अच्छा ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे भाई लाहौर, लाहौर तो भाई आपका शहर है, लाहौर शहर है, किसका है? पाकिस्तान का है, यही राजधानी नहीं है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान का भैया मुद्रा, तो इसकी मुद्रा हो जाएगी आपकी रुपया, पाकिस्तानी रुपया। काठमांडू कहाँ की है? तो नेपाल की है, नेपाल। और काठमांडू में किसका मुख्यालय है? ये भी नोट कर लेना, मुख्यालय सार्क का, दक्षिणी सार्क बोलते हैं उसे, सार्क का मुख्यालय, जिसमें आपके 7 देश शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है। नेपिदो, नेपिदो, नेपिदो कहाँ की राजधानी है? म्यांमार की है, म्यांमार की राजधानी है। और इसकी म्यांमार की मुद्रा तो क्यात है, क्यात, क्यात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? सर इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा, क्योंकि लाहौर राजधानी नहीं है, ये हमारा शहर है। ये किसका है? पाकिस्तान का है, हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लोकप्रिय है? देखो अगर भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे तो ये तो हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय आपका आसाम का पड़ता है, कहाँ का है? असम का पड़ता है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम हमारा केरल का है, कहाँ का है? केरल का है। लेकिन ऑप्शन हमारा एक बचता है, वो बचता है हमारा कौन सा? बी बचता है, तो बी पर ही ताला लगा दो भैया। और आपको पता है जब शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात आ जाए, किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात आ जाए, तो कितने हैं भैया शास्त्रीय नृत्य? 8 हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिखा दूँ भाई आपको 8, लो लिखिएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा, नोट कर लेना। ये कहाँ का है? ये हमारा तमिलनाडु का पड़ता है। चलो राज्य बाद में लिखा देता हूँ, आप पहले इनको नोट कीजिएगा। दूसरा हो जाएगा आपका कथक। तीसरे के बारे में बात करें, तीसरा हो जाएगा आपका सत्रिया। चौथे को नोट कर लेना, चौथा कौन सा हो जाएगा? कथकली। पांचवें को नोट कर लेना भैया, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। छठवां नोट कर लेना, छठवां हो जाएगा आपका कौन सा? कुचिपुड़ी। ये कितने हो गए? 6 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां, सातवां कौन सा है? तो सातवां हो जाएगा आपका ओडिसी, यहां नोट कर लेना इधर। और आठवां, तो आठवां हो जाएगा आपका मणिपुरी, मणिपुरी। अब देखो नोट कर लेना इनके, अब इनको नोट कर लेना। जैसे भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, कथक हो जाएगा आप कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। सत्रिय आपका आसाम का है, कथकली आपका केरल का हो जाएगा, और मोहिनी अट्टम ये दोनों के दोनों केरल के हैं। आपसे पूछा जाए कि एक राज्य कौन सा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो हो जाएगा केरल। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, एपी का हो जाएगा। उड़ीसा आपका उड़ीसा का है, और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। तो कितने हो गए भाई? 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और तेलंगाना के बारे में नोट कर लेना, तेलंगाना का जैसे और पूछा जाए तो तेलंगाना का और कौन सा हो जाएगा? देखो लंबाड़ी, लंबाड़ी हो जाएगा। और बात करेंगे गुसाड़ी, तो ये दोनों के दोनों और आपके तेलंगाना के हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? ये क्वेश्चन तो आपके मतलब दिल जीत लिया भाई।